हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आईबीसी कोड 2016 के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं। हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईबीसी 2016? तो अप्लाई कौन कर सकता है? ये जो स्कीम के लिए एप्लीकेशन लगाना है, इसमें अप्लाई कौन करेगा? तो इनमें से जो अप्लाई करेगा वो कॉर्पोरेट डेटर होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ने वो ही इंसॉल्वेंट हुआ है। ठीक है, और वो इंसॉल्वेंट हुआ है तो वो अपने कंपनी को वापस रिस्ट्रक्चरिंग कराने के लिए सीआईआरपी की प्रोसेस के लिए इनिशिएट करेगा, है ना। अंडर सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं। तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईबीसी, ओनली अ कॉर्पोरेट डेटर दैट हैज committed a default can file an application for initiating CIRP. Next, what is the mandatory requirement for a corporate debtor to file an application under section 10? तो उसको क्या अनिवार्य शर्त है? अगर उसको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो क्या अनिवार्य शर्त होगी? तो अप्रूवल बाय द एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पार्टनर्स और स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। तो उसको क्या, या तो क्या लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे शेयर होल्डर से, ठीक है, या फिर क्या करेगा, अप्रूवल लगेगी जो उसके टोटल पार्टनर्स है ना, उसके 3/4 मेंबर्स लगेंगे ताकि वो एप्लीकेशन मतलब फाइल कर सके। तो इन दोनों में से जो भी हो वो उसके आधार पर यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रिक्वायर्स दैट अ कॉर्पोरेट डेटर मस्ट गेट ईदर अ स्पेशल रिजोल्यूशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स और अप्रूवल फ्रॉम, और लिखा है ना, और अप्रूवल फ्रॉम 3/4 ऑफ द टोटल पार्टनर्स बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन। अंडर विच सेक्शन वॉज द इनिशिएशन ऑफ CIRP सस्पेंडेड ड्यू टू COVID-19? के, तो किस सेक्शन के तहत ये COVID-19 के तहत इस जो ये प्रोसेस है इस पर रोक लगाई गई थी? तो सेक्शन 10A के तहत ये रोक लगाई गई थी। तो सेक्शन 10A was introduced to suspend CIRP initiation from March 25, 2020 for 6 months, extendable up to 1 year due to COVID-19 pandemic. ठीक है। Next, what happen if there is a pending disciplinary proceeding against the proposed resolution professional in an application under section 10? मतलब जो प्रोफेशनल रिजोल्यूशन जिसको हमने हमारी जो स्कीम की जो प्लान था वो सबमिट करा किया है, मतलब जो प्रोफेशनल है, अगर उसका प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है सेक्शन, तो क्या होगा इन एन एप्लीकेशन, मतलब जो सेक्शन 10 के अंदर जो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं और उस दौरान जो प्रोफेशनल है हमारा रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है, अगर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, पेंडिंग है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो पेशेवर, मतलब उसको प्रपोज प्रोफेशनल हमने, मतलब जो उसको हमने हमारी स्कीम के लिए अपॉइंट किया या उसको रखा है ना, तो वो प्रपोज्ड है अभी और एप्लीकेशन में डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, इफ देयर इज एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर प्रपोज जो किया गया है प्रोफेशनल, अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है ऑलरेडी, तो एप्लीकेशन अपने आप रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन is a corporate debtor not entitled to initiate the corporate insolvency resolution process? मतलब किस सर्कमस्टेंसेस, किस शर्त पर, जो कंडीशन है, कॉर्पोरेट डेटर वो इंटाइटल नहीं है कि वो इस स्कीम के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? तो व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर हैज कंप्लीटेड अ CIRP इन द लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी मतलब 12 महीने के अंदर वो कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, तो वो वापस से मतलब वो इंटाइटल नहीं होगा। व्हेन अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर के मतलब जो कंपनी है उसके अगेंस्ट ऑलरेडी लिक्विडेशन ऑर्डर हो दिया जा चुका है कि उसको लिक्विडेशन करना, मतलब उसको बाइंडिंग अप करने के लिए बोल दिया गया है कि खत्म करना है ना, तो अगर ऐसा ऑर्डर मिल चुका है तो फिर यहाँ पे वो नहीं होगा। और व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर इज अंडरगोइंग CIRP, ऑलरेडी उसमें चल ही रहा है, तो फिर वापस से करने की जरूरत नहीं, तो ये सारी कंडीशन में इंटाइटल नहीं होगा। तो एज पर सेक्शन 11 ऑफ द आईबीसी, अ कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट इनिशिएट CIRP, वो इनिशिएट नहीं कर सकता है यदि
ऑलरेडी वो ये प्रोसेस चल रही है, या फिर उसने 12 महीने में कंप्लीट कर चुका है वो ऑलरेडी, और या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बी कंप्लीटेड। पूछा गया है कि जो ये प्रोसेस है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये कितने दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। सेक्शन 12 के तहत पूछा गया है, तो ये 180 डेज के तहत हो जानी चाहिए पूरी, है ना। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 द CIRP मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज from the date of admission of the application. However, the extension of 90 days can be granted under the certain condition. ठीक है, तो 90 दिन का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है, मेकिंग द टोटल मैक्सिमम पीरियड 330 डेज इंक्लूडिंग लीगल प्रोसीडिंग। तो इसमें टोटल मतलब ये बोला गया है कि 180 दिन में पूरी होनी चाहिए, लेकिन एडिशनल हम 90 और दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसको 330 दिन तक के लीगल प्रोसीडिंग को मिलाते हुए किया जा सकता है। ठीक है, Who can approve an extension of the CIRP beyond 180 days? 180 डेज से ज्यादा अगर दिन देना है तो वो कौन अप्रूव करेगा? ठीक है, तो ये जो अप्रूव करने वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, या फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विथ 66% वोटिंग राइट्स। तो इन दो मतलब A एंड C ये दोनों हो सकती है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC जो है विथ 66% वोटिंग शेयर मस्ट अप्रूव द एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, पर उसको अप्रूव करना होगा, विच इज देन सबमिटेड, मतलब दोनों की ही जरूरत रहेगी। पहले तो ये अप्रूव करेंगे, उसके बाद उसको सबमिट किया जाएगा NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर कहीं पे मतलब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और हमने NCLT दोनों ही देखा है, लेकिन हमको यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रॉपर जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको यूज करना। हाँ, अगर ये नहीं दिया है तो फिर हम NCLT को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन फॉर कंप्लीटिंग द CIRP प्रोसेस। तो अब यहाँ मैक्सिमम पीरियड जो दे दिया 330, तो क्या बोला है 180 दिन तक में करना है कंप्लीट, प्लस हम 90 दिन और जोड़ सकते हैं, तो ये इस हिसाब से तो 270 डेज ही होगा, लेकिन इसको और भी आगे जो मतलब मैक्सिमम पीरियड इसको 330 तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो उसमें लीगल प्रोसीडिंग भी, वो जो एक्सटेंशन और लीगल प्रोसीडिंग इन सबको जोड़ के 330 होगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ IBC अलाउज फॉर द विड्रॉल ऑफ एन एडमिटेड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। मतलब सेक्शन 7, 9, 10 में हमने देखा था अलग अलग पर्सन एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है, आवेदन कर रहे थे। अब ये वापस विड्रॉ करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, तो ये कौन से सेक्शन के तहत करेंगे? तो सेक्शन 12A में दिया गया है। Section 12A allows the withdrawal of CIRP application if 90% of the committee of creditors, जो creditors के 90% है वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर इस एप्लीकेशन को वापस विड्रॉ कर लिया जाता है। The withdrawal must be done in manner specified by resolution। तो रिजोल्यूशन जो पास होता है, जो भी काम कंपनी में होते हैं वो रिजोल्यूशन के थ्रू होते हैं, या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यहाँ जो स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके आधार पर प्रोसेस डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट, इफ अ कॉर्पोरेट डेटर हैज वायलेटेड अ रिजोल्यूशन प्लान विद इन द पास्ट 12 months कैन इट इनिशिएट CIRP। मतलब उन्होंने जो रिजोल्यूशन प्लान जो बनाया था उसको वायलेट कर दिया कॉर्पोरेट डेटर ने 12 मंथ में, तो ये क्या CIRP प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है? तो नहीं कर सकता, डिफॉल्ट कर दिया है। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन C प्रोहिबिट्स अ कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर दोनों को के लिए बोला है हु हैज वायलेटेड द अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान, जो अप्रूव कर दिया था रिजोल्यूशन प्लान की अकॉर्डिंग काम होगा विद इन द पास्ट 12 months, तो फ्रॉम इनिशिएटिंग CIRP, तो वो उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो इनिशिएट नहीं कर सकते ये प्रोसेस को। फिर व्हाट हैपन इफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C इज फाइल्ड विद इन 14 days of an application under section 7, 9 और 10। तो अब जो एप्लीकेशन 7, 9, 10 में जो CIRP के लिए एप्लीकेशन लगाई है ना, तो यहाँ पूछा व्हाट हैपन इफ द एप्लीकेशन अंडर, अगर 54C के लिए एप्लीकेशन लगाई है विद इन
14 डेज ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर, तो 7, 9, 10 के लिए जो एप्लीकेशन लगाई उससे 14 दिन के अंतर्गत अगर 54C में लगा दिए तो पहले क्या होगा, तो पहले 54C के एप्लीकेशन को डिस्पोज करना होगा। अब 54C में क्या है, 54C में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। ये मतलब जो CIRP जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, इसके पहले क्या होगा कि जो क्रेडिटर है और जो मतलब जो डिफॉल्ट वाली कंपनी है और जो ये सब बैठ के आपस में प्लान करेंगे कि अगर कोई और दूसरा रास्ता है इसको सही करने के लिए, तो पहले ये अपने लेवल पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले वो प्लानिंग करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे। अगर वो डिस्पोज ऑफ होती है तब यहाँ CIR वो जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है उसके लिए फिर यहाँ पे किया जाएगा। और जो ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है उसके लिए जनरली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज इसके लिए मतलब एलिजिबल मतलब इनिशिएट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। Section 11A state that if an application under Section 54C is filed within 14 days of any pending application under Section 7, 9, 10, है ना, तो ये पेंडिंग ही चल रही है और उसके बाद हमने 54C में अप्लाई कर दिया है, तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C फर्स्ट, है ना। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग से पहले एक और जो प्लानिंग के लिए ये कि कुछ हो सकता है इसमें इस टाइप के कुछ प्लानिंग करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे कि इसका कोई और दूसरा रास्ता है ना। तो यहाँ पर पहले उसको डिस्पोज किया जाएगा। कैन द कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग CIRP इनिशिएट CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जो ऑलरेडी इस प्रोसेस को चला रहा है, जो कॉर्पोरेट डेटर मतलब जो डिफॉल्ट कंपनी है, CIRP चल रही है अंडर गोइंग उसी के तहत है, और वो किसी और कॉर्पोरेट डेटर के लिए ये इसके लिए फाइल कर सकता है क्या, तो हाँ वो कर सकता है। Explanation 2 of Section 11 clarifies that a corporate debtor undergoing CIRP can initiate CIRP against another corporate debtor। तो ये Section 11 में दिया गया, उसके Explanation 2 में। Under Section 11A subsection 3, if an application under Section 54C is filed after 14 days of an application under Section 7, 9, 10, which application we consider first। हाँ, तो ये कि सबसे पहले जो 54C को क्या करा जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, और उसके बाद ही हम उसको फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था सेक्शन 54 में अगर फाइल किया गया है, अगर सेक्शन 7, 9, 10 की एप्लीकेशन फाइल की गई है और इससे विद इन 14 डेज अगर फाइल किया है आपने, तो सबसे पहले 54C की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है आफ्टर 14 डेज ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10, तो 7, 9, 10 फाइल हो गया है, उसके 14 दिन बाद हमने अगर 54C में फाइल किया है तो यहाँ पे पहले एप्लीकेशन सेक्शन 7, 9, 10 वाली को डिस्पोज ऑफ पहले किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ सेक्शन 11A सबसेक्शन 2 था, यहाँ पे 3 है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि विद इन और आफ्टर 14 डेज का क्या डिफरेंस था। हु कैन विड्रॉ अ CIRP एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 है, कौन अब विड्रॉ कर सकता है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर विथ 90% वोटिंग अप्रूवल, ये वापस से एप्लीकेशन को सेक्शन 7, 9, 10 की जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अंडर विच सेक्शन डज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर मैरिटोरियम आफ्टर एडमिटिंग एन इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया है और उसके बाद उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसके डिक्लेयर कर रहा है स्थगन को, मतलब आगे तो कौन से सेक्शन में बोला है आगे बढ़ाने की बात को, तो न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिवाला आवेदन स्वीकार करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, किस धारा के तहत स्थगन को की घोषणा की जाती है, मतलब उसको आगे बढ़ाने की घोषणा किस सेक्शन में की गई है, तो सेक्शन 13 में की गई। सेक्शन 13 बोलता है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर्स अ मेरिटोरियम अंडर सेक्शन 14 मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर सेक्शन 15 एंड अपॉइंट्स एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 16। तो यहाँ ये बताया गया कि सेक्शन 13 में दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेरिटोरियम के लिए बोलता है, 14 क्या बताता है, पब्लिक अनाउंसमेंट की बात करता है, 15 करता है अपॉइंट एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
और इन अपॉइंट एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 16। तो यहाँ पे सेक्शन 13 में वो मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है मेरिटोरियम और एक पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में डिक्लेरेशन दे रहा है। सेक्शन 14 मेरिटोरियम के बारे में बताता है, 15 पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में बताता है और 16 में अपॉइंटमेंट है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेक्शन 13 और 14 में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें डिक्लेरेशन है और 14 में सिर्फ मेरिटोरियम के जो बारे में बताया है पूरा कि वो कब मतलब उसकी प्रोसेस के बारे में एक तरीके से दिया गया है। What is prohibited during the meritorium period under section 14 of IBC? ना तो यहाँ पे क्या मतलब ये जब मेरिटोरियम पीरियड चला जो स्थगन की अवधि चल रही है उसके दौरान क्या प्रोहिबिट किया गया है। तो फाइलिंग अ फ्रेश सूट अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर, तो कॉर्पोरेट जब ये प्रोसेस चल रही है और तब तक तो पेंडिंग स्थगन है तो कोई फ्रेश सूट कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी फाइल नहीं कर सकता। ट्रांसफर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स असेट्स को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है कंपनी की। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, तो जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसका इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। ये ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा। तो सेक्शन 14 इम्पोजेज अ मेरिटोरियम विच प्रोहिबिट्स, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन है बताइए कि जब मेरे डिक्लेरेशन सेक्शन 13 में किया गया है और जो डिक्लेरेशन होगा अंडर सेक्शन 14 के तहत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सेक्शन 13 बात करता है डिक्लेरेशन की और जो जो मेरिटोरियम का डिक्लेरेशन होगा अंडर सेक्शन 14 होगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे प्रोहिबिशन करने वाली बातें बताई कि क्या क्या प्रोहिबिट हो जाएगा जब ये टाइम पीरियड चल रहा होगा। तो इंस्टीट्यूट और कंटिन्यूएशन मतलब ये नया भी नहीं कर सकते हैं और जो चल रहा है वो सारे भी कॉर्पोरेट डेटर का जो ये सब ये प्रोहिबिट किया गया है। लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगा, अलाइनेशन नहीं होगा, डिस्पोजल नहीं होगा कंपनी की कॉर्पोरेट डेटर के असेट्स की, फोरक्लोजर रिकवरी है ना, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसकी रिकवरी नहीं कर सकते, फोरक्लोजर रोक के नहीं रख सकते कोई अपने पास, ये सब पे वो हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, मतलब प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द मेरिटोरियम अंडर सेक्शन 14, तो जो स्थगन है जब स्थगन चल रहा है उसका किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एज पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3A द मेरिटोरियम does not apply to transaction agreements or arrangement notified by the central government. However, action like filing suit, enforcing security interest, recovery corporate data assets are restricted. इस पर prohibition है। Next है what happens to the corporate debtors licenses and permits during the moratorium। जब अभी ये स्थगन चल रहा है, जब मतलब स्थगन में मतलब सारी चीजें जो है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, कोई नया चीज उसके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि अब वो मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के एक मतलब लिटिगेशन के तहत आ चुकी है, वो स्थगन उसके रिस्ट्रक्चरिंग करने की प्रोसेस में आ चुकी है, तो सब चीजें रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये है कि अब उसके जो लाइसेंस थे परमिट्स थे अब उस दौरान क्या होगा, तो वो वैलिड ही रहेंगे, दे आर वैलिड इफ करंट ड्यूज आर पेड, अगर जो करंट ड्यूज थे अगर वो पे कर दिए जाते हैं, मतलब जो परमिट और लाइसेंस से रिलेटेड उसके जो ड्यूज थे ना वो पेमेंट कर दिए जाते हैं, तो ये वैलिड माने जाएंगे, वैलिड ही रहेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 40 एक्सप्लेनेशन एडेड टू सेक्शन 14, लाइसेंस परमिट्स कोटाज और कंसेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये जो भी चीज गवर्नमेंट द्वारा दी गई कैन नॉट बी सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के कारण ये सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं होगा इफ द कॉर्पोरेट डेटर कंटिन्यूस पेइंग द करंट ड्यूज, जो करंट ड्यूज है वो पेमेंट करता रहता है तो ये सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं होंगे। अंडर विच सेक्शन इज द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मेड, तो सेक्शन 15 में हमने देखा था कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है वो सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 13 में क्या देखा था, डिक्लेरेशन ऑफ
मेरिटोरियम और पब्लिक अनाउंसमेंट, जो कि अंडर सेक्शन 14 में होगा मेरिटोरियम, है ना, उसके तहत डिक्लेरेशन होगा। 15 पब्लिक अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, और 16 में हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखा था। Who is responsible for making the public announcement under section 15? अब पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा। तो सेक्शन 13(1)(b) and 15, the interim resolution professional is responsible for making a public announcement and calling for submission of क्लेम। तो ये मतलब क्या अनाउंस करेगा, और जो जो इसमें एग्रीड पर्सन है, जो जो विक्टिम होगा, उसको ये बोला है कि वो क्लेम सबमिट, मतलब जिसको अपना पैसा लेना है वो क्लेम सबमिट करे, ठीक है, इस टाइप की एप्लीकेशन अनाउंसमेंट की जाएगी। हाउ लॉन्ग डज द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन? वही मतलब ये कब तक चलेगी, कितने दिनों तक चलती है? तो 180 डेज तक चलती है। तो सेक्शन 15(1)(f), द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एडमिट हुई उससे 180 दिन के। व्हाट हैपन इफ नो रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड विद इन द CIRP पीरियड? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए पहले हम एप्लीकेशन देते हैं कि ये प्लान सबमिट करते हैं। अब अगर वो प्लान अगर अप्रूव नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा कि अब जो कॉर्पोरेट डेटर है वो लिक्विडेशन में चले जाएगा, इज लिक्विडेटेड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी जो ये प्लान है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान या रिजोल्यूशन प्लान जो है, इसके तहत क्या होगा, वो कंपनी को क्या ऐसे प्लान सबमिट कर रहे हैं हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जिसमें उस कंपनी को वापस से रिवाइवल करने के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, जैसे किसी कंपनी के साथ मर्ज करके, अमलगमेट करके या रिस्ट्रक्चरिंग करके वापस से उसका मतलब बनाकर उसको उसका स्ट्रक्चर सही कर कर हम वापस से काम करना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा प्लान कुछ दिया और अगर एक्सेप्ट होता है तो ही वो प्रोसेस चलेगी। अगर ये अप्रूव नहीं हुई, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं की, तो फिर कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए बोल दिया जाता है। लिक्विडेट मतलब परिसमापन, उसको खत्म करना है, वाइंडिंग अप करने की बात कर दी जाती है। Who appoints the interim resolution professional in the corporate insolvency resolution process? तो कौन इसको अपॉइंट करता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही अपॉइंट करती है। Section 16, according to Section 16, subsection 1 of the IBC, the adjudicating authority appoints an interim resolution professional on the insolvency commencement date. तो जब insolvency commencement date मतलब वो एडमिट कर ली गई है NCLT या adjudicating authority ने हमारी मतलब जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिए, तो तब वहाँ पर इस इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट की जाती है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा? तो टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 22। तो जब प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट नहीं होती तो इसके पहले इंटरिम जो टेम्परेरी काम के लिए मतलब यहाँ अपॉइंट किया गया कि जब तक इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती तब तक ये काम करेगा। तो टिल सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 द IRP रिमेन्स मतलब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिमेन इन ऑफिस अंटिल अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड। जब तक कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं होता सेक्शन 22 में बाय द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स जब तक अपॉइंट नहीं करते थे। अर्लियर द टेन्योर वाज लिमिटेड टू 30 डेज, है ना, पहले 30 ही दिन होता था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और तब तक रहेगा जब तक कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाता। If an operational creditor does not propose an interim resolution professional, what will the adjudicating authority do? अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है मतलब जिनसे सप्लायर वगैरह एम्प्लॉइज है जिनके ड्यूज बाकी है, अब वो लोग अगर कोई वो प्लानिंग मतलब जो रिजोल्यूशन जो है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज नहीं करते, उसका कोई नाम नहीं सजेस्ट कर रही, तो तब क्या होगा? तो अगर ऐसा कोई नाम नहीं किया गया तो रिफर टू मैटर टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर रिकमेंडिंग एन IRP। तो यहाँ पे हमने पहले देखा था कि इनको कौन करता है, तो क्रेडिटर जो होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो अपॉइंट करती है, लेकिन क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वगैरह ये अपॉइंट नहीं करते हैं। तो फिर हम जो बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया उसको रिकमेंड कर देते हैं कि अपॉइंट कर दिया जाए। सेक्शन 16(3) सेक्शन
16 subsection 3A, if an operational creditor does not proposes an IRP, the adjudicating authority shall refer the matter to IBBI to recommend an insolvency professional as the जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसको इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने के लिए बोला जा सकता है. What happened to the power of the board of directors once an IRP is appointed? अब IRP अपॉइंट हो गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फिर क्या शक्तियां रह जाती है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिर उसका उनका क्या रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे तो दे गेट सस्पेंडेड एंड आर एक्सरसाइज बाय द IRP. तो सारे काम जो होंगे वो IRP के द्वारा होंगे तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो खत्म हो जाएंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे. सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी अपॉन अपॉइंटमेंट ऑफ एन IRP the powers of the board of directors or partners of the corporate debtor are suspended and exercised by the IRP who is required to report to the IRP and provide necessary documents. अब IRP को सारी चीज रिपोर्ट कौन करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन देगा तो वो ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर तो ये जो लोग होंगे वो देंगे. तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी द ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द IRP एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट तो जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे. what is not considered an assets under section 18 of the IBC तो सेक्शन 18 में बोला गया है सॉरी असेट्स में कंसीडर क्या नहीं किया गया है तो असेट्स जो ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी अंडर ट्रस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट या ट्रस्ट के तहत किसी थर्ड पार्टी ने कोई वो प्रॉपर्टी ओन कर रखी है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा. क्लॉज सेक्शन 18 के एक्सप्लेनेशन क्लॉज में ये बोला गया कि असेट्स हेल्ड अंडर ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट के तहत आपने हेल्ड कर रखी थी सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको क्या करना होगा तो कलेक्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डाटा एंड कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स. तो वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द IRP इज टू कलेक्ट ऑल फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा कॉर्पोरेट डेटर की जो है और एक कमिटी क्रेडिटर्स की कमिटी प्रिपेयर करेगा. हु मस्ट एक्सटेंड कोऑपरेशन टू द IRP मतलब IRP को कौन सहयोग देने के लिए बाध्य है मतलब उसको देना ही पड़ेगा कोऑपरेट करना ही पड़ेगा IRP को. तो द कॉर्पोरेट डेटर्स पर्सन्स प्रमोटर्स एनीवन एसोसिएट विद द मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट से जुड़ा है उन सबको. तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में बोला है कॉर्पोरेट डेटर्स पर्सनल प्रमोटर्स एंड ऑल पर्सन एसोसिएट विद द मैनेजमेंट मस्ट एक्सटेंड कोऑपरेशन टू द IRP मतलब सबको उसके हिसाब से वो जो भी मांगे जो सब चीजें देनी होगी जो चीज इंफॉर्मेशन पूछी हो डॉक्यूमेंट्स मांगा है रिकॉर्ड देखना चाह रहा है तो सब प्रोवाइड करना होगा. What can the IRP do if a corporate debtors person refuse to cooperate? अब अगर जो corporate debtor persons है वो मना कर देते कोऑपरेट करने का तो फिर IRP क्या करेगा ठीक है तो वो क्या करेगा अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर नेसेसरी डायरेक्शन तो वो उनसे डायरेक्शन लेने के लिए मतलब NCLT वगैरह जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी उससे डायरेक्शन लेने के लिए उनको अप्लाई करेगा. Section 19 subsection 2 if any person promoter does not cooperate with the IRP can apply to the adjudicating authority which may direct them to comply जो comply करने का डायरेक्शन देगा. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ द IRP अंडर सेक्शन 17 तो IRP के पास क्या पावर है तो वो क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से. सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज C में बोला है कि वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस मतलब ये जो प्रोसेस चल रही है उसके दौरान अगर कॉर्पोरेट डेटर जो कॉर्पोरेट डेटर का जो काम है ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशन तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो डे टू डे का जो काम कर रहा था ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज है कॉर्पोरेट डेटर की है ना वो उसको मैनेज करने के लिए कौन यहाँ पर फिर रिस्पॉन्सिबल होगा तो यहाँ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है. सेक्शन 17 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी CIRP इज इनिशिएटेड
एक वंस द CIRP इज इनिशिएटेड, एक बार वो ये वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है, द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इज हैंडेड ओवर टू द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये उसका जो भी मैनेजमेंट है वो IRP के पास चले जाता है। द IRP टेक्स कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस पर, असेट्स पर, फाइनेंस पर, सब पर कंट्रोल रखता है। टू इंश्योर दैट द कंपनी रिमेन्स ऑपरेशनल, ये करने के लिए ताकि कंपनी बनी रहे, वो काम करती रहे। वाइल सीकिंग अ रिजोल्यूशन प्लान, जब रिजोल्यूशन प्लान जब चल रहा है उसके दौरान वो काम करती रहे, उसका संचालन बना रहे, इसलिए उसके हाथ में सारा काम चले जाता है। What is the minimum voting percentage required by the committee of creditors to appoint or replace a resolution professional? ठीक है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास मतलब कितना वोटिंग राइट्स होना चाहिए कम से कम अपॉइंट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो 66% होना चाहिए। As per section 22 subsection 2, the committee of the creditors has the power to appoint or replace the resolution professional. This decision must be approved by at least 66% of the voting shares of the creditors present and voting, जो मतलब present भी voting shares होना चाहिए of the creditors जो present हो रहे हैं और voting दे रहे हैं। Under section CIRP, who has the authority to appoint accountant, legal और अदर प्रोफेशनल एज नेसेसरी। अब अगर CIRP के दौरान इनमें से किसी अकाउंटेंट, लीगल और प्रोफेशनल की जरूरत हो रही है तो कौन करेगा अपॉइंट, तो ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा जब ये प्रोसेस चल रही है। सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 में बोला है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिटी क्रेडिटर इन CIRP, उनका क्या रोल होता है, तो वो इट अप्रूव्स और रिजेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान और इट अपॉइंट्स और रिप्लेस द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इनके पास ये दो राइट होते हैं। सेक्शन 30 सब सेक्शन 4 में बोला है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज द पावर टू अप्रूव और रिजेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान। और एडिशनली सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 में उनके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। नेक्स्ट है, इफ अ कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, हाउ इज द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म्ड। अब अगर कॉर्पोरेट डेटर क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्पेसिफाई द कमिटी फॉर्मेशन, तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बताइए कि कमिटी कैसे बनानी है। सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A, if there are no financial creditor, the adjudicating authority decide the information of the committee of the creditors based on the claim of operational creditors. What is the maximum time limit for completing the CIRP? ये हम देख चुके हैं, मैक्सिमम 330। 180 दिन क्या था कि इतने दिन में ये पीरियड खत्म होना था, इसको 90 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्सिमम हम इसको 330 दिन तक पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 12 में बोला गया विच अथॉरिटी हैज द पावर टू अप्रूव और रिजेक्ट रिजोल्यूशन प्लान अंडर CIRP। तो ये NCLT मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके पास है कि उसको एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। सेक्शन 31 के अंतर्गत वंस द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव, अब है ना सबसे पहले तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करती है रिजोल्यूशन प्लान, फिर इसको NCLT को दिया जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। NCLT हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्लान। नेक्स्ट है विच एंटिटी रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन इंडिया। तो अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन मतलब रेगुलेट कर रहा है, कौन सी एंटिटी इसको रेगुलेट करती है, तो बोर्ड जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट कर रही है। सेक्शन 196 ऑफ IBC, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड लाइसेंसिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन इंडिया। तो सेक्शन 196 में ये बोली गई कि ये जो बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है इंडिया में मॉनिटर और लाइसेंस करने के लिए, उनको लाइसेंस देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन CIRP। अब CIRP की प्रोसेस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि ये तो NCLT के हाथ में था। मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को एक बार करेगी अप्रूव, फिर उसके बाद वो सबमिट की जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कॉर्पोरेट डेटर्स अफेयर्स, वो क्या सिर्फ करेगा
कॉर्पोरेट डेटर्स अफेयर्स को मैनेज करेगा, प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कंडक्टिंग सीओसी मीटिंग्स. हाउएवर द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीओसी एंड एनसीएलटी. तो एनसीएलटी और सीओसी के पास है ये प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happen if no resolution plan is approved within CIRP timeline? अगर टाइमलाइन में नहीं किया गया तो क्या होगा? कॉर्पोरेट जो डेटर है वो लिक्विडेशन में चले जाता है ना. मतलब लिक्विडेशन की अगर देखो अप्रूव नहीं किए या टाइमलाइन खत्म हो गया है तब तो विद इन टाइमलाइन भी नहीं अप्रूव कर रहे, रिजेक्ट कर दी है, या टाइमलाइन खत्म हो गया अप्रूव नहीं किए, तो दोनों में ये लिक्विडेशन में चले जाएगी. सेक्शन 33, इफ नो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड विद इन द 330 days time limit, the corporate debtor must go into liquidation. The liquidation is then appointed to sell the assets. liquidation में क्या होगा कि जो assets है उसको सेल किया जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोसीड्स अमंग क्रेडिटर्स, और उसके जो भी पैसे आएंगे वो फिर जो क्रेडिटर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. मतलब लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, वो असेट्स को बेचेगा और पैसा क्रेडिटर्स को दे देगा. अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, है ना. तो सेक्शन 23 के तहत बोला गया कि ये जो CIRP जो प्रोसेस है ये कौन इसको चलाने के लिए जिम्मेदार है, कौन है ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कंडक्ट करने के लिए, तो ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है. सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में बोला गया कि स्टेट दैट द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल कंडक्ट द एंटायर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स. ठीक है, तो ये क्या पूरी प्रोसेस को हैंडल करेगा और जो कॉर्पोरेट डेटर है ना उसके ऑपरेशन को भी मैनेज करेगा, मतलब उसके जो काम है कंपनी को चलाने के ऑपरेशनल मैनेजमेंट के और ये सब वो भी करेगा. द आरपी कंटिन्यूज दिस रोल अंटिल द रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव. जब तक ये प्लान अप्रूव नहीं होता तब तक ये काम करेगा अंडर सेक्शन 31. और लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 34, या जब तक लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो जाता सेक्शन 34. तो ये ध्यान रखिएगा लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 34 में. नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एज पर सेक्शन 24. तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होगी वो कौन करेगा? तो ये भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनली करेगा, क्योंकि उसके बाद जब उसके हाथ में आ जाता है, उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो सारा काम उसी के हाथ में आ जाता है. तो अब मीटिंग करना हो, मैनेजमेंट का कोई काम करना हो, ठीक है, तो ऑपरेशनल काम जो है वो सब इसी के हाथ में होगा. एज पर सेक्शन 25, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो इसमें से उसकी क्या ड्यूटी है तो वो बताना है. प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या ड्यूटी है ये बताना है. तो उसकी जो ड्यूटी है, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन जुडिशियल प्रोसीडिंग. अब जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है इसके तहत, तो वो वहाँ पे उसमें उसके बिहाफ पे काम करेगा कॉर्पोरेट डेटर के. सेक्शन 25 सबसेक्शन 2B mandates that the resolution professional represent and act on behalf of the corporate debtor in legal, quasi-legal और arbitration, जितनी भी हो, legal हो, quasi हो या arbitrational हो, सब में वो प्रतिनिधित्व करेगा. Under section 24 subsection 4, which of the following entities can attend COC meeting but does not have the right to vote. मतलब इसमें से कौन सी entities है वो attend तो कर सकती है मीटिंग COC की, लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकती. तो ऑपरेशनल क्रेडिटर अबव 10%, जो 10% से ज्यादा है वो मीटिंग तो अटेंड करेंगे पर वोट नहीं है. स्टेट दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर हु हैव मोर देन 10% एग्रीगेट ड्यूज, जिसके ड्यूज 10% से ज्यादा है, एंड डायरेक्टर्स और पार्टनर्स कैन अटेंड COC मीटिंग बट कैन नॉट वोट. ठीक है, तो ये लोग अटेंड तो करेंगे, क्योंकि जिनका पैसा ज्यादा ड्यू है वो फिर अपने ही फेवर में जो भी डिसीजन होगा वो अपने ही फेवर में कराना चाहेंगे. जो CSC है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की पूरी मीटिंग बनती है ये, है ना. जो COC में कौन होता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे. अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में जिनके पास 10% से ज्यादा जिनका एग्रीगेट ड्यूज है वो मीटिंग अटेंड करेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे. डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे, पार्टनर्स करेंगे, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी फिर डिसीजन होगा वो अपने फेवर के हिसाब से होगा, इसलिए यहाँ पे इनको वोट करने से मना ही है. ठीक है, तो एज पर सेक्शन 25A, हाउ शुड द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर वोट इन COC
मीटिंग। तो यहाँ बोला गया है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है सीओसी की बैठक में कैसे वोट करेंगे, वो उनकी मीटिंग होगी तो वो कैसे वोट करेंगे, तो बेस्ड ऑन प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो उनको जो क्रेडिटर्स से पहले मतलब इंस्ट्रक्शन मिले, वोटिंग इंस्ट्रक्शन उसके पहले, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन मिले उसके पहले वो दे सकते हैं। मतलब ऋणदाताओं से प्राप्त पूर्व मतदान निर्देशों के आधार पर दे सकते हैं। तो सेक्शन 25A स्टेट दैट द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर मस्ट वोट इन सीओसी मीटिंग एज पर प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर दे रिप्रेजेंट। जब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किए गए हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा अपॉइंट, वो सीओसी मीटिंग में वोट कैसे करेंगे, तो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो मतलब जो वोट करेंगे वो उनको जो उनके क्रेडिटर ने इंस्ट्रक्शन दिए वोटिंग से पहले, है ना, उसके बेस्ड पर वो वोटिंग करेंगे। तो यहाँ यही लिखा है कि द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर मस्ट वोट, उनको जो वोट करना है किस तरीके से, इन सीओसी मीटिंग में एज पर प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शन, जो उनको वोटिंग इंस्ट्रक्शन मिले हैं रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर दे रिप्रेजेंट, जिसका वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिले उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अंडर सेक्शन 26 ऑफ आईबीसी द फाइलिंग ऑफ एन अवॉइडेंस एप्लीकेशन बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर जो अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल की जाती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, तो इसमें से किस पर अफेक्ट पड़ता है, तो ये इट डज नॉट अफेक्ट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये नहीं करता है, मतलब इस पर उससे कोई इस प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक्शन 26 बोलता है जो सेक्शन 25 सब सेक्शन 2J के तहत जो उसने बचाव आवेदन, मतलब जो अवॉइडेंस एप्लीकेशन फाइल करी है तो उसका सीआईआरपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे समाधान प्रक्रिया बिना बाधा जारी रह सकती है। As per section 27 of the IBC, what percentage of voting share is required for the committee of credit? तो 66% हम देख चुके थे, है ना, तो 66% चाहिए कमिटी को कुछ भी वोटिंग मतलब शेयर वगैरह जो भी वोट्स देना है, रिजोल्यूशन पास करना उसके लिए। Who confirms the appointment of new resolution professional under section 27? अब अगर न्यू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना है तो वो कौन करेगा, तो ये इंसॉल्वेंसी बोर्ड जो है आईबीबीआई वो बोर्ड इसमें करेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। Section 27 subsection 4, the adjudicating authority forward the name of the proposed resolution professional to the insolvency and bankruptcy board of India, which confirms the appointment. Which of the following action requires the approval of committee of creditors under section 28 of IBC? मतलब कौन सा इनमें से काम है जो बिना सीओसी के एक्सेप्टेंस के उसके किया नहीं जा सकता है, तो राइजिंग इंटरिम फाइनेंस बियॉन्ड द डिसाइड लिमिट, जो डिसाइडेड लिमिट है उससे ज्यादा अगर वो कोई फाइनेंस अगर वो कर रहा है ना, अंतरिम वित्त जुटा रहा है, तो वो नहीं किया जा सकता, वहां पे सीओसी की परमिशन लगेगी। चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी का जो संरचना है वो चेंज नहीं कर सकते। इंटरिंग इनटू अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई ट्रांजैक्शन में जोड़ रहे हैं ना, तो ये सब अगर किया जा रहा है तो यहाँ पे सीओसी से परमिशन लेनी होगी। अंडर सेक्शन 28 द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन नॉट टेक सर्टेन एक्शन, वो नहीं कर सकता, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल खुद से नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ, मतलब अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो उसको यहाँ पर सीओसी की अप्रूवल लगेगी। किस किस चीज में कि इंटरिम फाइनेंस कर रहा है वो बियॉन्ड लिमिट के बाहर जाके, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, या अल्टरिंग ऑनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो उसकी ऑनरशिप वगैरह कुछ चेंज कर रहा है ना, तो वहां पे ये नहीं कर सकता है। फिर वही आ जाएगा कि सेक्शन 28 में मतलब जो वोटिंग कितना रिक्वायर्ड है, तो 66% रिक्वायर्ड है,
COC का जो अप्रूवल चाहिए। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही प्रिपेयर करता है। सेक्शन 29, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच कंटेंट्स, अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होगा, ऑल इसेंशियल डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिजोल्यूशन प्लान, जो भी रिजोल्यूशन प्लान के लिए जरूरी बातें हैं वो सब इसमें होगी। It is prepared in the format specified by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, तो ये उस फॉर्मेट में होगी जिस फॉर्मेट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बताया है। What condition must a resolution applicant fulfill to obtain the information memorandum, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑब्टेन करने के लिए, मतलब ये प्राप्त करने के लिए जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको क्या शर्तें माननी होगी, क्या कंडीशन पूरी करनी होगी, तो फॉलो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज, इसको फॉलो करना होगा। प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द, मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर के जो भी जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है ना, इस टाइप के जो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करना होगा। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी गोपनीयता है वो बनाए रखना है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो लॉ है ना, मतलब या कि गुप्त जगह नहीं शेयर करना है, तो वो चीज को भी फॉलो करना है। नॉट शेयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करना है, तो ऑल ऑफ द अबव, तो इस सब के केस में ये बोला गया है। हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 29, तो 29A के तहत रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने में आवेदक बनने के लिए कौन डिस्क्वालिफाइड है, मतलब जो नहीं बन सकता है, तो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है वो नहीं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हो सकता है। विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है, और अ पर्सन हुज NPA अकाउंट इज ओल्डर देन 1 ईयर, जिसका नॉन परफॉर्मेंस असेट्स जो है वो 1 साल से ज्यादा है ना, तो ये सब जो हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, मतलब जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है ना, उसके लिए अप्लाई करता है, तो वो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उस चीज के लिए, तो ये लोग नहीं हो सकते जो ऑलरेडी डिफॉल्ट में है। सेक्शन 29 है स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों का समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य घोषित करता है जो दिवालिया है, इच्छापूर्वक डिफॉल्टर है, ठीक है, जिनका NPA 1 वर्ष से अधिक पुराना है या जो अन्य प्रतिबंधों के अधीन है। अदर कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगाए तो वो भी नहीं कर सकते। कैन अ कन्विक्टेड पर्सन सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, तो वो नहीं कर सकता है। नो इफ सेंटेंस 2 ईयर और मोर, अगर उसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी गई है तो वो नहीं कर सकता है। सेक्शन 29A clause D, if a person is convicted of listed offense and has been sentenced to 2 or more years of imprisonment, दे आर डिस्क्वालिफाइड फॉर सबमिटिंग रिजोल्यूशन प्लान, तो वो जो लिस्टेड अपराध है, जो ऑफेंसेस है, उसके लिए दोष सिद्ध है और 2 साल या उससे ज्यादा के लिए सेंटेंस्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान, तो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने से कौन डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो नॉन रिलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी जो है वो नहीं है, मतलब केवल जो कॉर्पोरेट देनदार के केवल वित्तीय लेनदार है, मतलब फाइनेंशियल वो है ना, क्रेडिटर है, बस वो, उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। इज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्लियर्स ऑल ड्यूज ऑन देयर NPA अकाउंट, कैन दे सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, मतलब जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है ना, जो ये प्लानिंग जो, तो वो पर्सन जो एप्लीकेंट आवेदक है, वो अगर अपने NPA के अकाउंट जो है, जो उसका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो अकाउंट बना हुआ है कि उसने अपने ड्यूज पे नहीं किए हैं, अगर वो क्लियर कर देता है तो क्या वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है? हाँ, तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि कौन सबमिट नहीं कर सकता है, तो ये अगर जिसके NPA 1 साल से ज्यादा के ड्यू है तो वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन के तहत आता है। अगर वो पे कर देता है तो वो अप्लाई कर सकता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 29, तो ये प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो बनाता है, ठीक है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, डिस्प्यूट्स रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर, अदर मैटर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सेक्शन 29 में
इसके एक्सप्लेनेशन में बोला गया अंडर सेक्शन 29A विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो ये हमने देख लिया था जो 2 साल से, एक तो सबसे पहले कन्विक्टेड पर्सन है जिसने 2 साल से ज्यादा का मतलब उसको सेंटेंस दिया गया है, रिलेटेड पार्टी है जो कॉर्पोरेट डेटर्स का जिसका एनपीए 1 साल से ज्यादा तक का ड्यू है, ठीक है। तो ये व्यक्ति सारे जो है इसमें अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन है जो जिसके ड्यूज ज्यादा है, ठीक है। फिर विलफुल डिफॉल्टर है और कन्विक्टेड पर्सन जो 2 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है और एनपीए जिसका 1 साल से ज्यादा का ड्यू है। तो ये 4 पर्सन जो दिए गए जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन माने गए हैं। Under section 29 subsection 2 the resolution applicant must undertake not to share information unless it complies with the which of the following condition। तो धारा 29(2) के तहत समाधान आवेदक को जानकारी साझा करने से पहले किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको कोई जानकारी अगर वो देनी है तो पहले क्या शर्तें फुलफिल करनी होगी। तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर फुलफिल ए और बी। तो ए बी क्या है, कंप्लायंस विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड उसको मतलब इंसाइडर ट्रेडिंग लॉ को फुलफिलमेंट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को का कंप्लायंस करना है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना है और कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, ये सब होगा। हु कैन सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कर सकते हैं। हु शुड बी पेड फर्स्ट इन रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन प्लान जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट सबसे पहले ये पे, जो रिजोल्यूशन प्लान में क्या सबसे पहले पे किया जाएगा, तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है ये सबसे पहले पे की जाती है। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में बोला द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कॉस्ट मस्ट बी पेड फर्स्ट इन द रिजोल्यूशन प्लान। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट पेबल टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो उनको कितना पे किया जाएगा, तो कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन पर जो राशि मिलती उतनी, मतलब जो उनको लिक्विडेशन के टाइम पर जो पैसा कॉर्पोरेट डेटर से मिलता उतना पैसा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर शुड रिसीव एटलीस्ट द हायर ऑफ द अमाउंट दे वुड हैव रिसीव इन लिक्विडेशन। तो उनको कम से कम इतना मिलेगा, इनमें से जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलेगा जो लिक्विडेशन के दौरान उनको मिलता, या फिर अमाउंट अलोकेटेड एज पर प्रायोरिटी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 53 के तहत जो प्रायोरिटी दी उस ऑर्डर के तहत जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। फिर पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना है तो 66% चाहिए, सेक्शन 33 में बोला गया है ना। पहले ये 75% थी लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसको 66 कर दिया गया है। टू whom does the resolution professional submit the resolution plan for approval, तो ये किसको सबमिट की जाएगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को की जाएगी ना। तो द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट ओनली दोज रिजोल्यूशन प्लान टू द कमिटी दैट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। If shareholder approval is required under the Companies Act 2013 for implementation a resolution plan, how is it is treated? तो अगर ऐसा है, अगर कंपनीज एक्ट के तहत अगर ये प्लान को शेयर होल्डर से एक्सेप्ट कराना जरूरी है तो इसे कैसे माना जाएगा, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ही ये स्वीकृत माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 इफ शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड एंड डज नॉट वायलेटेड द कंपनीज एक्ट। मतलब क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर ये प्लान को कंपनी एक्ट के तहत शेयर होल्डर से भी अप्रूव कराना था लेकिन ऑलरेडी ये सीओसी ने अप्रूव कर दिया, एनसीएलटी ने कर दिया है, तो ये माना जाएगा कि कंपनी लॉ का वायलेट नहीं किया गया है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अटेंड द मीटिंग बट नॉट वोट, तो वो जो वित्तीय लेनदार नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल क्रेडिटर, a resolution applicant can attend the meeting but can only vote if they are also financial creditor. What happen if a resolution applicant is found ineligible under section 29A? अब वो ineligible माना जाता है तो क्या होगा, ठीक है। जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट माना गया कि वो इनएलिजिबल था, अयोग्य पाया गया, उसने आवेदन करा और अयोग्य पाया गया, तो क्या होगा कि जो स्कीम है वो कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, प्लान जो है रिजेक्ट हो जाएगा। 30 डेज का अगर पॉसिबल है तो टाइम पीरियड दिया जाएगा और या फिर नया प्लान इनवाइट किया जाएगा, तो सभी है। As per section 30 subsection 4, if a resolution applicant is ineligible under section 29A, their plan may be rejected
If ineligible under section 29A(c), they may get 30 days to rectify, or new plan may be invited if no other plan exist. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।